जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो हमने जो यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हम यूनिट 7 पढ़ रहे थे, जो कि कहानी है। और उसी कहानियों के क्रम में आज हमें पढ़ना है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो ये चूंकि लंबी कहानी है, तो इसके लिए कम से कम आपको इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो नोट्स मैंने बनाया है, इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। इम्पोर्टेंट जो भी इसमें की पॉइंट्स है उसको याद रखिए, एग्जाम में इससे भी सवाल बनते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अपडेट आपको मिलता रहे। तो तीसरी कसम जो है, इसका एक और नाम उर्फ मारे गए गुलफाम है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 में हुआ था। फरीश्वरनाथ रेणु, इनका जन्म जो हुआ था 1921 में हुआ था। ये जो ठुमरी कहानी संग्रह है उसी में प्रकाशित हुआ था, और ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो लेखक का जन्म जो हुआ था औरही पूर्णिया बिहार में हुआ था। जेपी आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। इनके प्रमुख उपन्यास मैला अंचल 1954 में, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, ये बहुत चर्चित उपन्यास है। उसके बाद से पढ़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। इनकी प्रसिद्ध कहानियां, तीसरी कहानी, संबदियां, ठेस, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो है ना, वो अपनी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, अगली कहानी के रूप में हम उसको भी पढ़ेंगे। कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं तो ठुमरी है, अग्निखोर है, आदिम रात्रि की महक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब हम देख लेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनता है कि जो ठुमरी कहानी संग्रह की अन्य कहानियां कौन कौन सी हैं। तो अन्य कहानियों में देखिएगा, रस प्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाल, सिर पंचमी का सगुण, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया, ये अन्य कहानियां हैं ठुमरी कहानी संग्रह की। इसके प्रमुख पात्रों को देख लेंगे। तो इसका प्रमुख पात्र एक हीरामन करके है, 40 साल का काला कलूटा नौजवान है जो कि बैलगाड़ी चलाता है। उसके बाद से एक हीराबाई है, कंपनी की औरत है जो कि नौटंकी में अभिनय करती है। उसके बाद से लाल मोहर, धनीराम, पलटदास, ये तीनों ही क्या है, गाड़ीवान है, यानी कि इनकी भी अपनी बैलगाड़ी है, ये गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद से एक लहसनवा है जो कि लाल मोहर की नौकर है, ये भी एक क्या है, गाड़ीवान है। अच्छा, जैसे क्या होता है ना, यूजीसी नेट के एग्जाम में कई सवाल ऐसे पूछ लेते हैं ना कि कौन कौन से स्थान का नाम आया है। कई बार तो सवाल ये भी बन जाता है ना कि पहले से बाद के क्रम में उन स्थानों को सजाना होता है। तो आप, इसलिए मैंने इसको यहाँ भी नोट कर दिया है कि कहानी में प्रयुक्त स्थान, कहानी में कौन कौन से स्थान आए हैं। तो कौन कौन से स्थान आए हैं, विराटनगर, फारबिसगंज, फारबिसगंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, खरैया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर जहाँ हीराबाई का घर है, तेगछिया महावीर स्वामी से रिलेटेड है, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, मीना बाजार, बनौली, बनौली मेला, दो नौटंकी कंपनी, रौती कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी। दो नौटंकी कंपनी, एक रौतारोनी कंपनी, एक मथुरा रोहन कंपनी। अब क्या है ना कि चैप्टर्स जुड़े विशेष तथ्य को देखेंगे। विशेष तथ्य में क्या है कि फरीश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद्र के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा। समाज के सामान्य पन्नों पात्रों को अपनी कहानी का नायक बनाया। तो ये एक कहानी लिखने की अच्छा क्वालिटी मानी जाती है, जिसमें कोई भद्र पुरुष या औदात पुरुष नायक न होकर के समाज का वंचित शोषित वर्ग जब नायक होता है तो कहानी की एक अलग वैल्यू बनती है। उसके बाद से देखेंगे, इस कहानी में एक चीज है कि हीरामन 3 काम न करने की कसम खाता है। वो 3 काम कौन कौन से थे, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। लास्ट टाइम जून के आसपास या जनवरी में 2025 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ऑप्शन था कि वो कौन सा काम नहीं करेगा। ये तीनों था, एक और एक्स्ट्रा भी था। तो चोरी का सामान नहीं खरीदेगा, उसके बाद से बांस बैलगाड़ी पर नहीं लादेगा, कंपनी की औरत को बैलगाड़ी पर नहीं बिठाएगा। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर है। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है। कहानी में एक बार जगन्नाथ धाम का उल्लेख है। इस कहानी पर तीसरी फिल्म भी बनी, जिसका संवाद लेखन स्वयं रेणु ने किया। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालिक समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेंगे और कहानी को पढ़ेंगे।
एक चीज है, मैं एक लाइन है इसमें जो कि नोट्स में था, तो मैं सोचा कि इसको नोट कर दूं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति इसी कहानी की है। आगे चल के हम इस पंक्ति को देखेंगे। और ये पंक्ति मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, वहां पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ भी शामिल कर लिया है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये लाइनें पूछी गई हैं। तो सवाल कहीं से कहीं बन सकते हैं, इसलिए यदि आपकी वो पैनी नज़र नहीं है तो आप मुश्किल में पड़िएगा। इसलिए कह रहे हैं इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए। लाइन बाई लाइन प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं, उसको देखते जाइए, फिर देखिए। तो शुरू करते हैं। मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम फरिश्वरनाथ रेणु। हीरामन गाड़ीवान के पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है? उस जमाने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़ों की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसका पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन मुनीम उसी गाड़ी की गांठों के बीच चक्की मुक्की कर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कड़ाती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे, हा 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 हा, मुनीम जी ही। ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है रे, कम्बल हटाओ। इस बोरे के मुंह ऊपर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट पर खोंचा मारते हुए कहा, इस बोरे को बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खांचा मारा दरोगा ने। 5,000, फिर खांचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों के बीच गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया कि इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वो मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे धीरे बैलों की गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों को कंधों को बेला किया। दोनों के कानों पर गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। ये आप देखेंगे, ये प्रमुख पंक्ति है ना, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इसको आप अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी सघन गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। एकदम दम साधकर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तानकर फिर तराई के घने जंगलों में घुसते गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी कि वह कभी भी ऐसी चीजों को लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजारी का माल। यानी पहला कसम खा लिया कि अब चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा।
दूसरा क्या है, तौबा तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी को क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फूदने के बड़े जतन से गुथे गए थे। दो कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने इस भाड़ेदार से वो पहले ही पूछ लेता है चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं है। और बांस बांस लादने के लिए 50 रुपये भी कोई दे दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरी की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है। गाड़ी हमेशा से बेकाबू वाले लदनी और खरहियां। शहर वाली बात 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का माँ भकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा, बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस की अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। जब फारबिसगंज से मोरंग का भी भाड़ा ढोना शुरू किया था तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। इस गाड़ीवानी करो मुफ्त, आधी दारी की कमाई से दो बैलों का पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है, देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक दो गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिरकने लगे। रस्सी तोड़कर भागे। हीरामन ने अपने बैलों को पीठ चलाते हुए देखा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी और पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर तो मैं हूँ। गाड़ीवान के दल में तालियां पटपटा रही थीं। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जूतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2-3 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता। हीरामन को लगता है कि 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुतात, चाह, बिस्किट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर तमाशा देखा सो फुकट में। इस बार ये जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दहिया पहिया बेमौक हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी शीश की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुहाली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज में हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसे महीन फेनू मिठास बोली। मथुरा मोहन नौटंकी की कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लादनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई के नाम से उसने कभी नहीं सुना। कभी देखने की क्या बात। 100 मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मुलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाले ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आ गई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक पीठ तो गुदगुदी लग रही थी, दूसरी में वह चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगती है।
उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वो बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी की उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, जगूत अजगूत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिनी तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पर मुखड़े पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गईं। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों की टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी की आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसे हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकले। उसके दोनों बैलों के भी कान खड़े करके इसी बोली को परखते हैं। मेरा नाम तो हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मैं मीता कहूंगी भैया, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैलों की दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ कि वह क्या कर गप करे हीराबाई से, तोहे कहे या आहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कातिन के भोर में छा जाने वाले कुहासे में हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन के खेतों में फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आंखें की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्ठा काला कलौटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की शादी भी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद है, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। तुम्हारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मनाता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर भी दे सकता है। भाभी उसकी तरह 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि दूसरी शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ीवानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। आप देखेंगे ये उस समय के सामाजिक व्यवस्था पर कैसा वह रियलिटी है। इसीलिए तो कहानी उपन्यास पढ़ा जाता है। कहानी उपन्यास क्या है ना कि अपने समय के साथ साथ तत्कालिक और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक होता है। आप देखेंगे कि उस समय सिचुएशन क्या थी। फिर आगे पढ़ते हैं। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन सा जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह अरे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो हंसते हंसते वो दुहरा हो गया। वाह अरे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि को नग देखकर सिहर उठा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना नहीं कभी। नौटंकी कंपनी की औरत का वो बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपने दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छंटते अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरियां काट कर।
सामने से आते हुए गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर वो बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वो मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदगी नैहर या ससुराल जाती हुई एक लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो। और यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने से अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चीती कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात तेगछिया के तीनों पेड़ से दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे का जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। दो पेड़ जटमासी बड़ हैं। एक एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोसों तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाते के पहले पूछा, बड़ी बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगल ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर इस बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछा खूंस दिया। हीराबाई की दंत पकती। कौन जमाना? टोडी पर हाथ रखकर सागरा बोली, नाल लगल ड्योढ़ी का जमाना। वह क्या क्या था? वो कैसे क्या हो गया? हीरामन गप रासने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वो जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है? कोई सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तंज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन में लॉर्ड साहब माई लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लॉर्ड ने नहीं पहचाना। आखिर लाटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ये मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली नकल उतारते समय खूब डैम फैट ले लिया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते हंसते में उसकी सारी देह दुलकती रही। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मिता? इस कथन को सुनने के बाद शौक है आपको? लेकिन काला आदमी राजा महाराजा भी हो जावे, रहेगा काला ही। साहब के जैसे अकील कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ और सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत, माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कगूरे को देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक को छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम आपके साथ लेके जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाठ के बोझ लादे हुए बनियों को आते देख हीरामन ने टप्पर के पर्दे गिरा दिए और बैलों को ललकार कर विदेशी अनाज का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर हो खुश सहैया हो मैया, हमरा पर हो खुश सहैया। ये पंक्ति याद कर लेंगे। एग्जाम में भी बन सकता है कि कौन सी लाइन वो जो हीरामन है वो गाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स कर लेंगे और सॉरी नोट कर लेंगे, नोट तो नहीं होगा, नोट्स बना लेंगे। घोड़ लदे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े वाले घोड़े वाले बनिए ने पटकनी में जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर से 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौनो नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छातापुर पचीरा का नाम दिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है इस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किरकिटाकर किरियाने लगा था। न जाने किस किस देश के मुल्क के आदमी आते हैं।
हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आग गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपा भोंपू में करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गईले सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हाय करमवा। ये भी देख लेंगे कहानी। उसके बाद से क्या है, गाड़ी के बल्ला पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसे ही था। कहाँ चला गया वो जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपने भाभी की न जाने कितनी बोली ठोनी सुनी थी। भाई ने घर से निकाले जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी असहाय हैं। तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं। हीरामन पर तेगछिया के नीचे भी एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन की गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर एक टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों की खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है मेला, कहाँ जाना है मेला, कहाँ से आना हो रहा है। बिशनपुर से। बस इतनी सी दूर में थसा कर थक गए। जा रही जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसकी चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क गया। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है। हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कंपनी की औरत है। औरत नहीं है, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केवनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की उंगलियां छूकर इसने ऐसे सूंघा, हाय रे हाय, इतनी सुगंध। हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे से आईने में उसका अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं। हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसने बैलों को बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास ला दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर सब कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धार को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास वाले गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंखें खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते और दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में आत्मीयता, अनुरोध, इतनी चीजें कहाँ से ले आए। इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई थी। हीराबाई ने कहा, तुम भी पतल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीरामन ने अपने हाथ से उसका पतल बिछा दिया और पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हो। लाल ओंठों पर गोरस से पहाड़ी तोते का दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में से सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा और टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ीवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है। पास ही कुड़मागम। हीराबाई छतरपुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर पूछा, छतरपुर पपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए। हीरामन
पतापुर छपीरा। हाँ हाँ, वो लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहते हैं ही हे। हीरा भाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती हुई गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी है, तालियां बजा बजा कर सीटी हुई पगड़ियां दुनाने लगे। लाली लाली डुलिया में लाली लाली दुल्हनिया पान खाए। ठीक है, ये भी गाना है इसमें। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डुलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेते अयो, लाख बरिस तेरा दुल्हा जिए, हुल्हा जिए या दुल्हा जिए जो भी है। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे थे कि वो अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे की तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन में झांक कर देख रही हैं औरतें, मर्द लोग पूछते हैं कि कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली के पर्दा थोड़ा सरक कर देखती है। और फिर भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही थी, हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। एक प्रमुख गीत है ये। हीराबाई ने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या। हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वो खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली में आप समझिएगा। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा, फिर चुपचाप बोला, एक गीत जरूर ही सुनिएगा। नहीं मानिएगा, इतना शौक है गाँव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छुड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई। हीरामन ने बाएं बैलों की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर कर दिया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। तब चालू लीक को काटते देखकर हीरामन ने गाड़ी को पीछे वाले गाड़ीवान से चिल्लाकर पूछा, का है वो गाड़ीवान, लीक छोड़ के बेलीक कहाँ उधर। अगला क्या है, अगला देखते हैं। फिर हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए कहा, कहाँ है बोली बेली की, वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी ना। फिर आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जीरा करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भूत सब। ननकपुर की सड़क गाड़ी पर लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दिल की चाल करके कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सुन्नी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं है, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राघाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं, हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुराया। कौन गीत गाए, वो हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन, वह बोला, जब अच्छा आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितनों दिनों के बाद वह भगवती ने हौसला पूरा भी कर दिया है। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमान नदी के महुआ घाटवारिन की कई पुराने घाट हैं। इस मुल्क की थी महुआ था तो घटवारिन, लेकिन सतवंती एक थी। एक उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षनी, बहुत बड़ी नजर चालक, रात में गांजा बाजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों की उसकी जान पहचान थी। सबको घुट्टा भर हेलमेन महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षनी ने। जवान हो गई, कभी शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया, हे सावन भदवा के उमड़ल नदियों में ओ जो भी है, मैया गे रेनी भयानी हे, तड़का तड़का धड़के करेज आ मोरा, कि हमहू जेबार नान्ही रे। ओ माँ सावन भादो की उमड़ी नदी भेवनी रात बिजली कड़कड़ाती में बारी बारी कंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता, अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेश राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर की मारी बंद कर ली। आसमान में गड़बड़ा उठे और हर्राकर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुम कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। वह क्यों, वह अकेले मर गई, जी भर कर कुश्ती भी बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई ने तकिए पर गेहूं गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकपी पैदा की। हु डैनिया मैया मोरी ई, उसके बाद से नुनवा चटाई काहे नाही मरली सौरी घरा, यही दिनवा खातिर छिनरो धिया
समझती हूँ पुसली की नेनु दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती हो? हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन मतलब उबटन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने अपना दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़ के घसीटा हुआ नाव चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई और भोर का तारा मेघ की आड़ से बाहर छिप गया। इधर महुआ को भी छपाक से कूद पड़ा पानी में। सौदागर एक नौकर महुआ को देखते हुए मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर भी वो कूदा। उल्टी धार में तैरना खेल नहीं है। सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चिरती भागी चली जा रही है। उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात वो घने बादलों में रह रह करके बिजली चमक उठती है। उसी की चमक से लहरों से लड़ती हुई बारीक कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वो खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई और बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं होती, उलट कर देखती भी नहीं और वो थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपनी को पकड़ लिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू को कोई कोई रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन ही मन बैठी न जाने सब कुछ देख रही है। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों की झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद लिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेते हैं। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मिता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 दिन पहले ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर कलेजा बांधकर चलो, ए छी छी करके भैया बढ़के भैया ले 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 ले। ननकपुर तक वो अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पीछे वो अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ हाँ, वो कदम निकालो, ले 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 ले। ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और। ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है कि वो सारा दिन घड़ी घड़ी में चाय पीती रहती है, चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कमारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया, बोले क्या बोले वो लाज की बात। लेकिन वो भोग चुका है। एक बार सर्कस की कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर दिया बत्ती जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया है। जो आजकल शहर से 5 कोस दूर वाले गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। बाहर 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, आप तो मेरे उस्ताद हो। शास्त्र में लिखा हुआ एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु होता है और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, ये पूछा हुआ भी है। देखिए आज पंक्ति मिल भी गया, तो इस पंक्ति को आप नोट्स में शामिल कर लीजिए। इस शास्त्र पुराण भी जानता है मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगे, हे सावन भादो के। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हु बहु महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधर की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया था। एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियों पर फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जी सलाई थी गौने में, उस तरह तिरपाल से गाड़ी के चारों ओर घेर कर
बसा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रौता नोटो कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है, इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। हीरामन की गाड़ी में नहीं, हीरामन के घर में। उसके बाद से कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से, किस चीज की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास की गाड़ी लगाकर बांसा डालते हैं और अपने गांव के लोग लाल मोहर, धनीराम, पलटदास वगैरह गाड़ीवानों को दल देख करके हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांककर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई हो। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी एक नहीं, अब चार हीरामन। चारों ने अचरज में एक दूसरे को देखा। कंपनी का नाम कितना अमर है। उसके बाद क्या, हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो खा आओ। क्या है पैसा, क्या है पैसा। इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए, चार आदमी के भात में दो दो आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के और गौवा के ग्रामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाइएगा हीरामन। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया, बेसी भच्चर भच्चर मत बको। गाड़ी से चार रस्सी दूर जाते धुनीराम ने कुबलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। इस पर कंपनी की जनानी, हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यहाँ हम लोग के मुल्क की जनाना जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर चुप रह जाएगी। एक तो पश्चिम की है औरत, 30 पर कंपनी की। धनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते ही पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला, देखो इसकी बुद्धि, सुना है देखा तो नहीं है कभी। धनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास की बात सूझी, हीरामन भाई, जनाना रात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो सकता है, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कमर साढ़ है, उन बार महीनों की उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हे हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फुकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गा बिलायती चाल। धुन्नीराम ने, फोकट में देखने पर तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। लाल मोहर के बांसा के बगल में लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बांसा है। बांसा के मीर गाड़ीवान मियाजन बुढ़े ने सफर गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है। मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं, क्या बोलता है बुढ़ा मियाँ। लाल मोहर के हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारे देह में मह मह महकती है सच। सोनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान में उम्र में छोटा है, पहली बार आया है तो क्या बाबू बबुआइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वरा वरा करके वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक से कोड़कर हीरामन ने देखा कि लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ, कौन, पलटदास, क्या है। पलटदास आकर खड़ा हुआ, चुप हो गया, उसका भी मुंह तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं। क्या जवाब दे सकता पलटदास। हीरामन ने सबको चेतावनी दी थी, गपशप होशियारी करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जा बैठा। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो। पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा, मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों रामलीला में सिया सुकुमारी इस तरह थकी लेटी हुई थी जैसे सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वो दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत आंखों से चिंगारी निकाल रही है। छट छट वह भगा। पलटदास क्या ही जवाब देगा, वह मेले से भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी हम स्टेशन
जाकर माल लादना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट कर आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम लहसनवा ने पलट दास की टोकरी भर निंदा की। आप देखेंगे और ये उसके जो प्रमुख दोस्त है ना, उनके यहाँ पे चर्चा है। एक छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दाल में अपना बासा तोड़ दिया। धुनी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हिरामन की बासा पर चले। गाड़ी पर लिख धरा कर हिरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जहारा मेरे इस कंधे को तो सूंघो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघा, आंखें मूंद ली और मुंह से स्पष्ट निकला, ए हे। हिरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे लाल मोहर। लाल मोहर ने हिरामन का हाथ पकड़ लिया और कंधे पर हाथ रखा रखा था क्या सच, सुना हिरामन ने। नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बतीसी चौराहे की रोशनी झिलमिला उठी। अब आगे देखेंगे, क्योंकि 31 पेज का ये लंबी कहानी है और समय भी हो रहा है, इसीलिए बीच बीच में कई इंपॉर्टेंट पंक्ति हम पढ़ेंगे। इसके बाद सभी इंपॉर्टेंट, इधर कुछ नहीं है। लास्ट में लेके गया हीरामन तो उसकी हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या, बक्सा ढूंढने वाले का रास्ता दिखाई देते हुए आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को समझ करके बोले, अच्छा मैं चली भैया। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भैया आज रात रौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस मीरा देवी गुलबदन। आगे फिर पढ़ेंगे। फिर एक यहाँ है, इस पे नौटंकी वालों की ऐलान मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही थी। हीराबाई, मिस हीराबाई लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है ई तो मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तो ये गाना है, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। फिर आगे चलते हैं। काले कोट वाले, क्यों भैया इधर क्या है। लाल मोहर की कचराही गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, बुलबुल नहीं, नहीं बुलबुल नहीं। आगे फिर चलेंगे। लाल मोहर ने कागज के टुकड़े को, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लाल मोहर धन्यम को हीरामन की बुद्धि की तारीफ की। फिर आगे चलते हैं। लासनवा है, अभी इधर कुछ नहीं है क्योंकि अभी दोस्तों के पीछे बात हो रही है। लासनवा, लाल मोहर, राम राम, पलट दास ने बताया, अठनिया फाटक। आगे चलते हैं। नेपाली दरबान, सिपाही दाजू। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। अभी आगे यहाँ देखते हैं और थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं फिर से, क्योंकि लास्ट वाली कहानी कुछ पकड़ में आ जाए। क्योंकि बीच में क्या है ना, उनके दोस्तों के बीच बातचीत है। अब जैसे होगा क्या ना कि एक तरफा प्रेम करने लगता है या उसको एहसास होता है, प्रेमानुभूति होती है, लेकिन वो दोनों बिछुड़ जाते हैं क्योंकि आखिर वो रहती है कंपनी की औरत ही। तो कंपनी की औरत से ऐसा कोई नहीं हो सकता है। फिर हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है। लोगों ने लाहौसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दी, चलो चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लाल मोहर ने लाहौसनवा को शांत किया, तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा किसे याद रहेगा। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझाता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात है ना, वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी के राम जी छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाली माली की बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लाला है और सुल्तान है रावण। धुनी राम को बुखार है तेज। लासनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चिड़ैया तो होके लेके ना जइबो नरहट बजरिया। उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती, जोकर साहब हैं। हीरामन को ये गीत आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम, कौन था ये गुलफाम। हीराबाई रोती हुई गा रही थी, हाँ अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टेढ़े बेचारा गुलफाम। तीनों की दुआली पास करते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में ये बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं है, बड़ी खिलाड़ औरत है, तरह तरह की देहाती लठैत पाल रही है। वह भी मेरी जान को कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन रात दिन भर ढोता रहा हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मर्दाने लगती है। भैया मीता हीरामन, उस्ताद गुरुजी
हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहा दिन भर, कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का वो आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने से पहले श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़ करके। लालमोहर एक ही दिन अपनी कचराही बोली सुनने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब उससे उसका दिल छूटा हो गया है। उसका नौकर लासनवा उसका हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है, धनीराम घर चला गया है बीमार होकर के। हीरामन आज सुबह से 3 बार लादनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने उसकी क्यों कंपनी में अपनी भौजाई की याद आ रही है। धोनी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया, बुखार की झोंक में कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लासनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था कि हीरामन मालिक के तुम्हारे अकबाल में खूब मौज है। हीराबाई को साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे, हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वो। हीराबाई डैश है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कैसे बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती। सबके सामने वह नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय समय सर्कस कंपनी के बाग को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगा हीराबाई। किधर है गाड़ी, आ रही है। आगे क्या फिर से हीरामन, ए हीरामन। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर, तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुन गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीरामन ने रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खान के फाटक के पास खड़े। हीराबाई ओढ़ने से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। बोली, लो भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्द में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथों में हथेली, उसके बाद से क्या, हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा और चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई है। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला में आओगे ना। उसके बाद से हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी हथेली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया पैसा, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे पर गौर से देखा और बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मित महुआ घटवारिन के सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढूंढने वाले बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढूंढने वाले नौटंकी के जोकर मुंह जैसा बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से जाकर बाहर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज नहीं तो इस बार बक्सा ढोने वाला का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई वाले ठीक सामने कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही टुकुर टुकुर। लाल मोहर के देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा कि उसके अंदर कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर चली गई हो। छिक छिक करते हुए गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर की अंगूठा को बाएं पैर से एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती हुई साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपने गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहन से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव। लालमोहन बोला, अभी गाँव जाकर करेंगे ही क्या, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब क्या टूटेगा। अच्छा, अच्छी बात, कोई समाद है, देना है घर। लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गांव गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से मालगाड़ी कच्ची सड़क गुजर गई। तब तक हीरामन रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में पुरानी लालसा है, झांकी रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। जगन्नाथ धाम का यहाँ चर्चा है, जो कि ऊपर मैंने नोट्स में मेंशन भी किया हुआ था।
उलटकर उसने अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ की आज भी गुदगुदी लगी रहती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़ी की ताल कट जाता है। बार बार उसने पलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, पूरी देवी माता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। ये पंक्तियां वो आ गई मरे हुए मुहूर्तों की, जो कि ऊपर मैंने चर्चा की, मुखर होना चाहती हैं। यही पंक्तियां हैं जो कि मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में पूछी हुई हैं। ऊपर मैंने सबसे पहले इसी की चर्चा की थी। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं, शायद वो तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट पुलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। और इस कहानी से इम्पोर्टेंट जो है कथा सार वगैरह आप देख लेंगे, मैंने नोट शामिल किया है, ये अन्य नोट्स हैं। तो ये रहे हमारे कुछ पीसेस, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऊपर हाथ से भी लिखा हुआ था। और आपके लिए भी बताते चलूं कि समाज के सामान्य वर्गों की सामान्य कहानी का नायक है इसमें। उदाहरण गाड़ीवान का काला कलौटा हीरामन इसका नायक है। ये तो सब मैंने चर्चा किया ही था। और फिर आते हैं इसकी कुछ प्रमुख पंक्तियों।